सो द थिंग इज, हम डी ब्लॉक की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। आज बेटे हम उसकी बची खुची फिजिकल प्रॉपर्टीज को खत्म करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास आएगा कि डी ब्लॉक में जितने भी आयंस बनते हैं उसमें बहुत सारे आयंस कलर्ड होते हैं। तो हमारे पास आए दे फॉर्म कलर्ड आयंस। जैसे बेटे देखो, आप कई तरह के कंपाउंड इसमें लेते हैं, सभी के कलर्ड होते हैं, ठीक। लेकिन ये कलर होता क्यों है? व्हाई देयर इज कलर? ठीक बेटा, कलर की वजह जो है वो हम ये कह सकते हैं, यहां पे आता है कलर इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। कलर इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। कलर इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डी ट्रांजिशन? डी ट्रांजिशन होती क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटे, जो डी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास डी और डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटे? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डी सबशेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, ठीक। जब डी ब्लॉक के जो आयंस होते हैं या डी ब्लॉक के मेटल जो होते हैं जब बॉन्ड बनाते हैं बेटा, तो ये डी ऑर्बिटल जो होते हैं ये पांचों के पांचों एक एनर्जी के नहीं रहते, ये स्प्लिट अप हो जाते हैं और इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उसके अंदर मैं तुम्हें करवाऊंगा कि कैसे ये फील्ड स्प्लिट होती है, ठीक। कैसे ये ऐसे जो 5 ऑर्बिटल थे जिनकी एनर्जी सेम थी वो स्प्लिट अप हो जाते हैं बेटा, ठीक। या तो 2 ऊपर होंगे 3 नीचे, या 3 ऊपर 2 नीचे, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की फील्ड है, ठीक। एक टेट्राहेड्रल फील्ड होती है, एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड होती है, एक स्क्वायर प्लेनर फील्ड होती है। उसमें डी ऑर्बिटल जो होते हैं स्प्लिट अप कर जाते हैं। कहने का मतलब, जब भी डी ब्लॉक के एलिमेंट बॉन्ड बनाने लगते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ अनायंस जो कि इसके पास आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, इसके डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप हो जाते हैं और इनके डी ऑर्बिटल्स की डी जेनरेसी का मतलब जब एनर्जी के सेम होती है तो उनकी डी जेनरेसी टूट जाती है, खत्म हो जाती है और वो 2 पार्ट में स्प्लिट अप हो जाते हैं बेटा। गॉट इट और नॉट? ऐसे ये 2 पार्ट में स्प्लिट अप हो गए। अब क्या है कि अगर मान लो कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास मान लेते हैं D3 थी, किसी आयन की कॉन्फ़िगरेशन D3 थी, तो D3 का मतलब क्या है कि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, ठीक है। ये भी डी ऑर्बिटल का पार्ट है, ये भी डी ऑर्बिटल का पार्ट है, ठीक है बच्चे। इसको वैसे स्टीरियोकेमिकल टर्म में जो 3 इकट्ठे आते हैं इनको T2G बोला जाता है, रिकॉर्ड T2G, और इसको EG बोला जाता है। ये जो 2 ऑर्बिटल होते हैं इनको EG बोला जाता है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल टर्म्स हुआ करती है बच्चे, क्लियर। खैर इसके बारे में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में बताऊंगा कि T2G क्या होता है, EG क्या होता है, कैसे T2G ऊपर या EG ऊपर, कौन ऊपर होगा, कब ऊपर होगा। बट इनके बीच में एक एनर्जी का डिफरेंस रहता है। इस एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बोलते हैं इसको। CFSE दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्या नाम दिया इसको? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ठीक है जी। इसको मैंने यहां पे डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया है बेटा। अब मान लो किसी आयन में ऐसे D3 कॉन्फ़िगरेशन है, अब आपको इसने बाहर से आपने इसको एनर्जी दी। जब इसको एनर्जी देंगे तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है इन द हायर सबशेल। जैसे इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन इस हायर सबशेल में एक्साइट हो गया, ठीक है जी। अब इसी को हमने बोला D2D ट्रांजिशन। क्या कहा? D2D ट्रांजिशन, क्योंकि D से इलेक्ट्रॉन कहां गया, D में गया, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड एज D2D ट्रांजिशन। उससे क्या हुआ कि जो व्हाइट लाइट आपने डाली थी इससे कुछ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली,
और एब्जॉर्ब करके वो जंप कर गया। जो बाकी बची हुई एनर्जी थी जो एब्जॉर्ब नहीं की थी वो इसने रिफ्लेक्ट कर दी, और वो रिफ्लेक्टेड हमें कलर बाहर दिखाई देता है। समझ में आया कि जैसे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मान लो D3 थी, ठीक, तो डी ऑर्बिटल ये पांचों सेम होते हैं कि एनर्जी सेम होती है। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं बेटा, क्लियर। तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन जब इसके साथ आयन बॉन्ड बनाने लगते हैं इसकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है, ये अलग अलग पार्ट में स्प्लिट अप हो जाते हैं बेटा। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे होते हैं उस पे हमने बाहर से कोई लाइट डाली तो इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और हायर जो ऊपर वाला डी है उस पर जंप कर दिया, तो दिस इज डी टू डी ट्रांजिशन। अब व्हाइट लाइट में से एक पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया और दूसरा पार्ट बाहर फेंक दिया, ठीक, जो बाहर रिफ्लेक्ट होगा दैट विल बी सीन एज कलर। So why D block ions are colored? Because of this sort of transition which is called as D to D transition. तो D to D transition की वजह से कुछ एनर्जी व्हाइट लाइट में से एब्जॉर्ब होती है और बाकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो रिफ्लेक्टेड हमें कलर दिखाई देता है। अब ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्टेड कलर है बेटे वो कैसे दिखाई देगा, कौन सा दिखाई देगा? बेटा हमने कभी बचपन में कॉम्प्लीमेंट्री कलर पढ़े होंगे। बेटे कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो दो कलर होते हैं जिनको मिला के व्हाइट लाइट बनती है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो दो कलर होते हैं जिनको मिला के व्हाइट कलर हो जाएगा। अब हमें कैसे याद करना, तो कई लोग कलर ट्रायंगल, कलर सर्कल सिखाते हैं, अपन तो आपको सिंपल तरीका बताएंगे। उससे पहले आप मेरे को सिर्फ एक बात बता दो इसको बताने से पहले, ठीक, कि ये जो डिब्बी का ऊपर का कलर है ये बेटा ब्लू है कि वॉयलेट है या इंडिगो है? ब्लू इंडिगो है, ब्लू है कि इंडिगो है? यस यस लिखो लिखो जल्दी जल्दी, बोलने तो अभी नहीं दूंगा, थोड़ी देर तक बोलने दूंगा। अच्छा, किसी ने इंडिगो बोला, किसी ने ब्लू बोला। अब एक बात बताओ, ये मेरे पास पेन है, इस पेन का कलर ब्लू है कि इंडिगो है? इस पेन का कलर ब्लू है कि इंडिगो है? इंडिगो। कोई बोल रहा है ब्लू है ना? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे ये पूछ लेता हूं से कि मेरे पास ये एक इंक की बॉटल है, इसका ढक्कन कौन से कलर का है, ब्लू है कि इंडिगो है? तो हम इसमें सभी जगह सभी बच्चे पजल्ड है, कोई इसको इंडिगो बोल रहा है, कोई इसको ब्लू बोल रहा है। इसका मतलब ब्लू और इंडिगो में हमें ज्यादा फर्क पता ही नहीं चलता। हमारे लिए ब्लू और इंडिगो एक ही तरह का होता है, ब्लू टाइप ही होता है, इसी को सोच में रखना। देखो बेटे, हम जब कलर को पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे विबग्योर, कलर स्पेक्ट्रम को पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे? विबग्योर, है ना बेटा? दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। अब मैंने कहा कि इंडिगो और ब्लू हमें एक जैसा नजर आता है, हमें इसका फर्क ही नहीं पता चलता, तो मैं एक ही चीज लिख देता हूं, या तो मैं ब्लू लिख दूंगा या इंडिगो लिख दूंगा। मैंने इंडिगो मिटा दिया, ठीक, ब्लू लिख दिया। अब याद रखना, अपने से चौथा कलर, इंडिगो मिटाने के बाद अपने से चौथा कलर इज ऑलवेज कंप्लीमेंट्री कलर। आसान हो गया। जैसे वॉयलेट है, वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? येलो। अगर किसी चीज ने वॉयलेट एब्जॉर्ब किया वो दिखाई कैसे देगा? येलो कलर का दिखाई देगा। और अगर येलो एब्जॉर्ब किया तो दिखाई कैसे देगा? वॉयलेट कलर का दिखाई देगा। इसी तरह से ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ऑरेंज। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है? ऑरेंज। तो अगर किसी ने ब्लू एब्जॉर्ब किया वो ऑरेंज दिखाई देगा, अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो ब्लू दिखाई देगा। ऐसे ही बेटा ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है रेड। अगर किसी ने ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो रेड दिखाई देगा, रेड एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन दिखाई देगा। समझ में आई? ठीक। ऐसे अगर विबग्योर में से हम आई हटा दें तो हमारे पास विबग्योर जो लिखा है इसमें हर चौथा कलर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है।
मान लो कल को हम बोले कि हमारे पास ब्लू वॉयलेट, ठीक, ये एब्जॉर्ब हुआ, तो ब्लू वॉयलेट एब्जॉर्ब हुआ तो हमें येलो ऑरेंज दिखाई देगा, क्योंकि वॉयलेट का येलो और ब्लू का ऑरेंज। तो अगर कहीं येलो ऑरेंज एब्जॉर्ब हुआ तो ब्लू वॉयलेट दिखाई देगा, अगर ब्लू वॉयलेट एब्जॉर्ब हुआ तो येलो ऑरेंज दिखाई देगा। इसी तरह से मान लो अगर ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ, तो ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ तो ऑरेंज रेड नजर आएगा भाई, ठीक, क्योंकि ब्लू का ऑरेंज और ग्रीन का रेड। तो बेटे ऐसे करके हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं कॉम्प्लीमेंट्री कलर समझ में आए होंगे, और ये कलर भी समझ में आए होंगे कि कलर का रीजन क्या है, व्हाई दे फॉर्म कलर्ड आयन, बिकॉज ऑफ डी टू डी ट्रांजिशन। और डी टू डी ट्रांजिशन क्यों होती है ये भी समझ में आया होगा कि हमारे डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप हो जाते हैं, तो जब उन पे व्हाइट लाइट पड़ती है, उस व्हाइट लाइट में से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करके नीचे वाले डी से ऊपर वाले डी में ट्रांजिशन हो जाती है, इसको डी टू डी ट्रांजिशन बोलते हैं, और रेस्ट ऑफ द कलर इज गिवन आउट, तो वो रिफ्लेक्टेड कलर इज सीन एज कलर। ठीक है जी, इसी के वजह से अब देखो बेटे, ठीक, अब अक्षय जी कहते हैं कि अगर एनर्जी खत्म हो जाए वो वापस आएंगे, डेफिनेटली वापस आएंगे, तब भी वो कुछ ना कुछ लाइट एमिट करेंगे, जितनी एब्जॉर्ब की उतनी एमिट करेंगे ही करेंगे, ठीक, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट इज ऑलवेज टेम्परेरी, ठीक, बट ये एक्साइटेड जो है, ठीक, वो लाइट से हुए हैं, तो अगर लाइट पड़ती रहेगी तो वो एक्साइटेड रहेंगे, जब लाइट हट जाएगी तो ऑब्वियसली फिर वो वापस आएंगे भाई। क्लियर? अब देखो बेटे आगे, अगर हम इस हिसाब से देखें तो एक बात बताओ, अगर मान लो डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो, डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो, तो क्या डी टू डी ट्रांजिशन पॉसिबल है? डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो तो डी टू डी ट्रांजिशन पॉसिबल है? नहीं है। उसी तरह से मान लो D10 कंफिग्रेशन हो, D10 कंफिग्रेशन हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो, अब 10 हैं तो बेटा नीचे भी पूरे 6 के 6, ऊपर भी पूरे 4 के 4, तो क्या डी टू डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगी? नहीं होगी। इस वजह से जो D0 कॉन्फ़िगरेशन होती है और D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, दे शुड बी कलरलेस, शुड बी कलरलेस, वो कलरलेस होते हैं बेटा। जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे हमें बोल दिया कि स्कैंडियम ट्राइक्लोराइड इज कलरलेस, स्कैंडियम ट्राइक्लोराइड इज कलरलेस, whereas titanium trichloride is colored। ठीक है जी, क्या कह रहा है? स्कैंडियम ट्राइक्लोराइड इज कलरलेस whereas टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड इज कलर्ड। अब इसका लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है? देखो बेटे, मुझे ये पढ़ाते हुए समझ में आया, कल की क्लास के बाद कुछ बच्चे मेरे से मिले तो उन्होंने मेरे को एक बात शेयर की कि सर हमारे को तो +1 का ही कुछ नहीं आता था, कल मैंने जब क्लास लगाई थी वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको करवाई थी बेटा, मैंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, मैंने अपनी तरफ से मास्टर आपको चीज करवाई। तो कुछ बच्चे मेरे पास आए बाद में और कहते सर हमें तो +1 में कॉन्फ़िगरेशन ही पता नहीं है ढंग से, ये जो आप लिख रहे थे D10 D8 अपने को तो यही नहीं पता चल रहा था, हमारे को हाइब्रिडाइजेशन का ढंग से नहीं पता था। तो मेरे को तब समझ में आया कि इतना खोखला भी तुम्हें टीचर्स ने कर रखा है +1 में। अभी तो इसमें तो मेरे पास ये जो अभी बच्चे पंचकुला वाले हैं तो मेरे पास ही पढ़े हैं, तो उनको कम से कम इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना भाई? क्यों अनिकेत जी, इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो भाई, अब अपने आप खोल सकते अपने माइक वाइक, ठीक है ना? तो बोलो भाई पंचकुला वाले, आपको कोई ऐसी दिक्कत है? नो सर। ये कॉन्फ़िगरेशंस को लेके, हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के,
लेकिन मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये सुना कल 20 सेक्टर में कि बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला सर समझ में कैसे आता, हमारे को समझ इसलिए नहीं आया, आपने तो अच्छा करवाया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन हमें यही समझ नहीं आया कि D10 है तो D8 है, यही नहीं पता चलता था हमारे को, तो हम कैसे बनाएंगे। तो बेटा इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। देखो बेटा हमें बोला स्कैंडियम ट्राइक्लोराइड इज कलर्ड whereas टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड इज कलरलेस whereas टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड इज कलर्ड। देखो बेटे स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम की Z यानी एटॉमिक नंबर 21 होता है, ठीक। और 21 की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गोन 3d1 4s2। 21 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई आर्गोन 3d1 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब यहां पर इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जब स्कैंडियम +3 होगा तो ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हमारे पास आ जाएगा आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन देना, यानी ये भी चले गए, ये भी चले गए, 3d0 4s0, यानी बेसिकली इसके D में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और S में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या D to D ट्रांजिशन पॉसिबल है? नहीं। So no D to D transition is possible. No D to D transition is possible. So D to D transition possible नहीं है, और जब नहीं है therefore it is colorless, इसलिए ये कलरलेस होगा। सिमिलरली अगर टाइटेनियम की बात करते हैं बेटा, टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन, टाइटेनियम किसके बाद आता है? स्कैंडियम के बाद आता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, इसका Z देखोगे 22, इसका Z हो गया, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हो गई, आर्गन 3d, आगे आ जाएगा बेटा 2 4s2, ठीक है जी। अब यहां पे हमने बोला फिर से टाइटेनियम कैसा है? +3। तो टाइटेनियम +3 का मतलब क्या है बेटे कि यहां से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बचेगा क्या? बचेगा आर्गन 3d1, यानी D में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अगर D में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया तो ऑब्वियसली वो कलर्ड होगा, क्योंकि उसमें D to D ट्रांजिशन इज पॉसिबल। सो अगर इसमें देखेंगे D में 1 इलेक्ट्रॉन है, therefore D to D transition is possible. D to D transition is possible, hence it is colored. इसलिए colored है, therefore colored। बेटे समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। हाँ अभी बोल सकते हो भैया, माइक ऑन है अब तुम्हारा, ठीक। तो देखो बेटे इसी तरह से जो जिंक का सॉल्ट होते हैं ZnSO4, ठीक, या फिर कैडमियम का सॉल्ट CdSO4, ठीक, ये भी कलरलेस होंगे, अब ये कलरलेस क्यों होंगे भाई? तो बहुत ही सिंपल है, यहां जिंक +2 है और यहां कैडमियम +2 है। जिंक +2 की कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो वो 3d10 होती है, ठीक। कैडमियम +2 की बात करें वो 4d10 होती है। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ ही गए तो बेटा ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये भी कलरलेस होंगे। तो जहां बेटे D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन हो वो कलरलेस हो सकते हैं, ठीक। तो जैसे अगर कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है इसमें से कौन कलरलेस है या इसमें से कौन कलर्ड है, बेटा D0 D10 वाले कलरलेस हो सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? और बाकी सारे कलर होंगे। जल्दी बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। लेकिन बेटा लोग बाग तुम्हें यही छोड़ देंगे, ठीक, लोग तुम्हें यही छोड़ देंगे, लेकिन सर आपको यहां नहीं छोड़ने वाले हैं। आप आगे देखिएगा, यहां से में एक बात तो क्लियर हुई कि भैया जिसका D में 1 2 3 4 5 6
या फिर 9 तक इलेक्ट्रॉन है, D1 to D9, वो कलर्ड होते ही है, वो कलर्ड होते ही है। D1 से कॉन्फ़िगरेशन लेके D9 तक होगी, वो कलर्ड होते ही है। और D0 वाले या D10 वाले कलरलेस हो सकते हैं, पर सर ने कभी नहीं बोला कि वो कलरलेस होते हैं, बोला हो सकते हैं, होते हैं मैक्सिमम, पर कई नहीं भी होती। एक बात क्लियर हो गई, डी मतलब अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर के D9 तक होगी तो डेफिनेटली वो कलर्ड होंगे, डेफिनेटली वो कलर्ड होंगे। जिसमें भी कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर D9 तक होगी वो कलर्ड होंगे। और उसके कलर का रीजन होगा, उसके कलर का रीजन हमेशा होगा D2D ट्रांजिशन, D2D ट्रांजिशन। क्लियर हो गया जी। अब कुछ कंपाउंड जो है वेल नोन कंपाउंड, उसको डिस्कस करता हूं। मान लो मेरे पास KMnO4 है, KMnO4, क्या तुम मुझे KMnO4 का कलर बता सकते हो आशीष बाबू? गोयल साहब, ओके बिल्कुल सही बेटा, इट इज, हम बोल देते पिंक वॉयलेट, पिंक वॉयलेट, ठीक, ओके। एक होता है K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसका कलर बता सकता है कोई बच्चा मेरे को? यस, बिल्कुल अक्षय ठीक बोल रहे हो, इट इज ऑरेंज, बिल्कुल सही, इसका कलर ऑरेंज होता है, ठीक, इसका कलर ऑरेंज होता है। पर मजे की बात क्या हुई, यहां मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज ओवर हियर? +7। +7, बिल्कुल सही बोला प्यारे बच्चे। और यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यानी यहां पे मैंगनीज +7 एग्जिस्ट करता है और यहां क्रोमियम +6 एग्जिस्ट करता है। अब बेटा जरा मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d5 4s2, है ना बेटा, यही कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, 3d5 4s2। तो जब मैंगनीज 7 हो गया, 7 के साथ इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहां 3d 0 हो गया कि नहीं हो गया? 4s 0 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? अगर ये 3d 0 है तो फिर ये कलर्ड कैसे है? इसमें तो D2D ट्रांजिशन हो नहीं सकती है। इसी तरह से क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो बेटे क्रोमियम जो होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होती है, और अगर क्रोमियम +6 है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 6 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 3d 0 हो जाएगी, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, तो 3d 0 हो जाएगी। अब इन दोनों में D तो 0 है, पर ये कलर्ड कैसे हुए फिर? हम तो जानते थे कि D0 में D2D ट्रांजिशन होनी नहीं, वो कलर्ड होते ही नहीं है, फिर ये कलर्ड कैसे हो गए? इसी तरह से Mn2O7 की बात कर लो, Mn2O7 थोड़ा सा ब्राउनिश कलर देता है हमारे को, ब्राउनिश कलर देता है भाई, ठीक। और इसमें भी हमारे पास क्या आएगा? मैंगनीज +7 में है और इसलिए वो भी D0 है, ठीक। अभी अपने दोस्तों की कॉपियों में देखना, कभी करवाया किसी ने? देखो बेटे ध्यान देना, अगर D0 हो फिर भी वो कलर्ड हो तो उसका कलर होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक। अगर D0 हो और वो कलर्ड हो तो वो कलर जो होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो कई बार बेटा क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड बट नॉट ड्यू टू D2D ट्रांजिशन?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड बट नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो देख लेना, इसमें डी 0 हो लेकिन वो कलर्ड हो तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से होता है। अब सर चार्ज ट्रांसफर कहाँ होता है, हमें क्या पता, हमें कोई रट्टा मारना पड़ेगा, या हमें कैसे पता चलेगा इसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम कैसे होता है? देखो बेटा, चार्ज ट्रांसफर के बारे में बहुत ज्यादा तो मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक, पर अभी थोड़ा सा तुम्हें मैं इसका विचार दे रहा हूं कि चार्ज ट्रांसफर कहाँ होता है। देखो बेटे, जब मेटल अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, चार्ज ट्रांसफर कहां होता है? when metal is in high oxidation state like +6 +7 इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो and joins with small elements like नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक। जब मेटल अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और छोटे छोटे एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो, वहां पे चार्ज का ट्रांसफर होता है। क्यों? अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है यानी उसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, जैसे मैंगनीज +7 है तो उसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच सकता है, और इसके डी ऑर्बिटल खाली है। जुड़ा किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन छोटा सा है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के चलते ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल में डाल देगा। बेटा, इस चीज को चार्ज ट्रांसफर बोला जाता है। दोबारा समझ लो, यहां पे क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यानी बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, और ये जुड़ा किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन छोटा सा है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के चलते ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्रोमियम में डाल देगा। इसको चार्ज ट्रांसफर बोलेंगे, और फिर ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इस चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर होगा। समझ में आई बात? तो सिंपल बात यह है कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कब बनता है? जब मेटल अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +7 या +6 तक होता है, ठीक। दिस इज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेटल जब अपने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और अब छोटे छोटे एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से जुड़ता है, तो क्या होता है, क्योंकि मेटल में उस समय वेकेंट डी ऑर्बिटल खाली पड़े हुए होते हैं, चार्ज बहुत ज्यादा होता है और छोटे छोटे एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है पर रिपल्शन भी ज्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल में लेके चार्ज का ट्रांसफर कर देते हैं, और इस ट्रांसफर की वजह से कलर आ जाता है। सो दैट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। इसकी वजह से कलर आ जाता है, ठीक। तो D0 जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। D0 इज कलरलेस, definitely colorless. But if metal is in high oxidation state and joined with small elements, they may be colored due to charge transfer. बोलो बच्चे, चार्ज ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सर ये चार्ज ट्रांसफर कब तक होगा? अब तक होगा का मतलब क्या?
मतलब कि कितनी देर तक होगा ये ट्रांसफर? अब भैया तू अपने दोस्त के साथ चला हुआ था, तेरे ऊपर 10 बोरियां लदी हुई थी, तेरा दोस्त खाली था, तेने वो एक बोरी उसके हाथ में पकड़ा दी, कब तक पकड़ाएगा? जब तक साथ चल रहे पकड़ाए रखेगा भाई। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी बना कि कब तक होगा। ये तो हो गया कि भाई उसने अपने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, बस डाल दिए तो चार्ज ट्रांसफर हो गया। अब वहां पे वो डी में चला गया इलेक्ट्रॉन, अब वो ट्रांजिशन करता रहेगा, कलर देता रहेगा, जब तक इकट्ठे हैं तब तक रहेंगे ऐसे ही। क्लियर? यस सर। अब अगली बात देखो भैया, ये तो हो गया, हमने उन चीजों के बारे में पढ़ा जहां डी 0 है लेकिन फिर भी वो कलर्ड है, और उसका रीजन क्या बताया गया? उसका रीजन बताया गया चार्ज ट्रांसफर। ठीक। अब दूसरी बात हमने बोली कि जो D10 है, D10 इज ऑल्सो कलरलेस। D10 इज ऑल्सो कलरलेस, है ना जी, क्योंकि उसमें D to D ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल है। लेकिन आप में से कोई बच्चा मेरे को AgBr का कलर बता सकता है? बहुत बार क्लास में बताया है भाई, मिस्टर निकेत बाबू, AgBr का कलर? Sir, I think yellow crystals. बिल्कुल येलो, येलो येलो डर्टी फेलो। क्रिस्टल नहीं बोलने का, जेनेटिक में स्पेसिफिक होता है। ठीक, येलो। उसी तरह से अगर मैं AgI का कलर बोलूं तो भी येलो, तो भी येलो। ऐसे और भी हो सकते हैं। अब जो सिल्वर है, यहां पे सिल्वर 1 पॉजिटिव है, यहां पे भी सिल्वर 1 पॉजिटिव है। अब सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4D10 5s1। ठीक, सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4D10 5s1। अब प्यारे बच्चों, अगर सिल्वर 1 पॉजिटिव हुआ तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4D10। 4D10 यानी D10 है येट येलो, है ना जी। तो बेटा अगर D10 है फिर भी कलर अगर आए तो तब वो कब आएगा? बेटा वो आता है ड्यू टू हाई डिग्री कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक, D10 इज कलरलेस बट, ठीक, ये कलर्ड है ड्यू टू कोवलेंट कैरेक्टर। अब सर कोवलेंट कैरेक्टर से क्या होता है यार, ये समझ नहीं आया। देखो बेटे, जनरली सिल्वर को आयोडीन को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए था, तो सिल्वर 1 पॉजिटिव था और I1 नेगेटिव था। ये सिल्वर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड था और ये आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, पर आयोडीन बहुत बड़ा है और सिल्वर का न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, तो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को सिल्वर क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ खींचने की वजह से ये जो आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन पोलराइज हो जाता है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा हो जाते हैं? सिल्वर की तरफ। ठीक, इस तरफ ज्यादा हो गए, तो इस पोलराइजेशन से क्या आ गया? कोवलेंट कैरेक्टर। +1 में एक फजन्स रूल करके कोई चीज होती है, ठीक, आपको पढ़ाया है बेटा मैंने। फजन रूल क्या होता है? जब एक छोटा कटायन एक बड़े अनायन के साथ जुड़ता है तो बड़े अनायन को अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इस वजह से वो आयनिक बॉन्ड को किसमें चेंज कर देता है? कोवलेंट कंपाउंड में। पर अगर कोवलेंट कंपाउंड हो गया तो क्या होगा? तो ये होगा, कोवलेंट कैरेक्टर हो जाने से क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आयोडीन के न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे। दूर होंगे तो जब इन पे लाइट गिरेगी तो ये एक्साइट आसानी से हो सकेंगे, और अगर एक्साइट आसानी से हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट हमेशा क्या होती है? टेम्परेरी, दे विल फॉल बैक एंड गिव दैट लाइट आउट, है ना जी। यानी यहां पे भी एक्साइटेशन हो सकती है कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से, और उसकी वजह से यहां पे भी कलर आ जाता है, भले ही फेड सा कलर क्यों ना आए पर आ जाता है।
तो D10 कलरलेस होते हैं, बट कलर्ड कब होते हैं? बट कलर्ड when they are highly covalent, but colored when they acquire covalent character, अब कोवेलेंट कैरेक्टर कब आएगा बेटा? जब बड़े बड़े अनायंस होंगे, ठीक? when cation with high nuclear charge, cation with more nuclear charge density joins with big anions like bromide, iodide, etc. तो वो कलर हो सकते हैं। तो देखो बेटे, मतलब क्या हुआ, इस पूरी डिस्कशन में हमने ये पढ़ा कि बेटा कलर क्यों आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आयंस में कलर क्यों आता है। बोला अगर तो कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 तक होगा तब तो कलर का रीजन होगा D to D ट्रांजिशन। D0 या D10 कलरलेस होते हैं, बट अगर D0 हो और मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और छोटे छोटे एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन करते हो लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तो उसमें कलर आ जाता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। और वहीं पे D10 कलरलेस होना चाहिए, पर कलर तब होता है जब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, व्हेन एक्वायर कोवेलेंट कैरेक्टर, जब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। और वो तब आता है जब न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, यानी न्यूक्लियस हैवी हो, बट बड़े बड़े अनायन लाइक ब्रोमाइड, आयोडाइड जुड़े हुए हो, तो वो बेटे कलर देते हैं। बोलो बच्चे, कलर के रीजन समझ में आए क्या? Yes, sir. है ना बेटे? अभी तो कोऑर्डिनेशन में मैं तुम्हें चार्ज ट्रांसफर के तरीके भी बताऊंगा। चार्ज ट्रांसफर कितनी तरह से होता है, मेटल टू लाइगेंड, लाइगेंड टू मेटल, मेटल टू मेटल, ठीक? कैसे होता है वो भी क्लियर करेंगे। अभी तो सिर्फ डी ब्लॉक में क्लियर किया है मैं, ठीक? लोगों ने सिर्फ ये डी टू डी ट्रांजिशन बतानी, छुट्टी बात। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि D1 से D9 तक कलर ड्यू टू D ट्रांजिशन, D10 कलरलेस, D0 कलरलेस। पर D10 कलर हो सकता है सिर्फ तभी अगर बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, अगर बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, एक बात, और मेटल छोटे छोटे एटम का जुड़ा हो तो वो कलर हो जाता है, और वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर होता है। और D10 अगर कलर होगा तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर तब आएगा जब न्यूक्लियस हैवी हो लेकिन अनायन बड़े बड़े हो। तो लास्ट टाइम फटाफट से बता दो कि कलर का सारा रीजन क्लियर है सभी बच्चों को? कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी समझ में आ गए? चलिए, इस पे बेस्ड मोदिता जी कल के परसों के पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, स्कैंडियम ट्राइक्लोराइड इज कलरलेस, whereas टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड इज कलर्ड। ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, ठीक? नाउ फर्दर चलते हैं आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तरफ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तरफ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देखो बेटे, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ना, उसको क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? आप में से कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन बता सकता है क्या? यस मुदिता, टेल मी द डेफिनेशन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Sir, they have partially filled d orbitals. They are partially filled d orbital in their elemental and in their most common oxidation state. Complete बोलो, ठीक? क्या बोलेंगे? partially filled d orbital in their elemental और in their most stable oxidation state, ठीक? उसको हम बोलते हैं
ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ऑब्वियसली पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। और हम ये जानते हैं अगर कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर द कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, और ट्रांजिशन एलिमेंट में अनपेयर्ड रहने ही रहने हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते पैरामैग्नेटिक होते हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक। ठीक, पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि देयर आर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, तो अनपेयर्ड तो रहेगा ही रहेगा। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसमें फुली फिल्ड होते हैं, तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं, ये डायमैग्नेटिक होते हैं। और हम ये भी जानते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला ही नहीं जाता। दे आर नॉट कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट दे आर नॉट कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जो हमारे पास बेटे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चे, तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पैरामैग्नेटिक होते हैं। बेटा किसी भी चीज की मैग्नेटिक मूवमेंट दो चीजों से मिलकर निकलती है। एक होता है स्पिन, स्पिन की वजह से, एक तो होता है स्पिन की वजह से जिसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक चीज होती है जिसकी वजह स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म हो सकता है। ठीक, और दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन की दो मूवमेंट, स्पिन और रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ये दो चीजें। ठीक, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी स्पिन की वजह से दैट इज रोटेशन और रिवॉल्यूशन, इन दोनों की वजह से हमारे पास मैग्नेटिज्म आता है इसमें। पर बेटे डी ऑर्बिटल में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है इसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती। ठीक, इसकी वैल्यू इज क्वेंच्ड, इज क्वेंच्ड। क्वेंच्ड का मतलब क्या हुआ? क्वेंच्ड का मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, या बोलो कि एक तरह से समझ लो कि इसकी वैल्यू को बहुत रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यानी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत लास्ट के बिल्कुल पास होते हैं, तो उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो क्वेंच हो जाती, कम हो जाती है। ठीक, इनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज क्वेंच्ड इनफ। ठीक, यानी इसकी कोई भी खास वैल्यू यहां पे नहीं होती। ठीक, तो इसमें सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, और इसीलिए हम इसका निकालते हैं, खास करके 3D की बात करें, इन 3D वी ओनली कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। तो बेटे ध्यान से समझ लो ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। किसी भी चीज की मैग्नेटिक मूवमेंट दो चीजों से बनती है, एक तो स्पिन की वजह से और दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से। लेकिन 3D में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज क्वेंच्ड, यानी इसकी वैल्यू बहुत डिक्रीज हो जाती है क्योंकि ये बाहर के शेल के बहुत पास होता है। ठीक, तो बाहर वाला शेल इसको ज्यादा अपना करने नहीं, शो नहीं करने देता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये इसकी वैल्यू क्वेंच हो जाती है। समझ में आई बात? अरे क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक, तो बेसिकली जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं होती, इसलिए हम इसको कंट्रीब्यूट नहीं करके सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? mu स्पिन ओनली, mu स्पिन ओनली इज रूट ऑफ n into n plus 2 बोहर मैग्नेटॉन
बेटा Bm है बोहर मैग्नेटॉन, यहां पे n जो है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां भरते हैं n। और बोहर मैग्नेटॉन, एक्चुअली बेटा बोहर मैग्नेटॉन कोई यूनिट नहीं है, ठीक, बोहर मैग्नेटॉन कोई यूनिट नहीं होती, बोहर मैग्नेटॉन एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो होती है EH अपॉन 4 पाई MC, EH अपॉन 4 पाई MC। बेटा व्हाट इज E हियर? बेटा E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 है, पाई है, M मास है, और C क्या है बेटा? आपका स्पीड ऑफ लाइट है बेटा, C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं वो आती है 9.27 into 10 to power minus 24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर, 9.27 into 10 to power minus 24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ये कांस्टेंट सी वैल्यू होती बेटा इसकी, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। तो क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इतनी सी वैल्यू है, बहुत कम है वैसे, ठीक, इसको हम यूनिट की तरह यूज कर लेते हैं, ये यूनिट होता नहीं है। आप फिजिक्स पढ़ते हो तो मेरे को फटाफट से बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट क्या होता होगा? जल्दी बोलो, मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट क्या होता है भाई? Newton वेब meter वेबर per वेबर वेबर, ठीक। तो बेटे ये तो जो आप मतलब है वो ऐसे यूनिट्स में पूरी तरह डिफाइन कर रहे हो, ओके, ठीक। तो ये बोहर मैग्नेटॉन इसका मतलब यूनिट नहीं है, बोहर मैग्नेटॉन इसका यूनिट नहीं है, ये सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जैसे किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं, मान लो किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3, तो इधर 3 भर दिया। और तुम्हें एक शॉर्टकट बता देता हूं बेटा, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं पॉइंट के पहले उतना ही नंबर लगता है। जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 1 होगा तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 1.7 के करीब होता है, 1.73 टू बी वेरी प्रिसाइज। 2 होता है तो 2 पॉइंट समथिंग, 2.4 के करीब करीब होता है। 3 होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 होंगे तो 4 पॉइंट समथिंग। वेरी सिंपल। जैसे कल को अगर तुम्हें आ जाए कि किस चीज का मैग्नेटिक मूवमेंट अंडर रूट ऑफ 15 है, किस चीज का मैग्नेटिक मूवमेंट अंडर रूट ऑफ 15 है, स्पिन ओनली, और बोला कि आप ये बताओ इसमें मैग्नेटिक, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अंडर रूट 15 मतलब 3 पॉइंट समथिंग हो गया, है ना? तो आप सीधे लिख देते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है। जबकि अगर किसी लड्डू को बोले तो इस फॉर्मूला में पुट करेगा, इसके बराबर इक्वेट करेगा, तब एन निकाले। बोलो बेटे क्लियर हो गया कि नहीं? थोड़ा जल्दी बोला करो यार। देखो बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट हमने पढ़ा कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें जो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है हमेशा दो चीज से मिलकर बननी चाहिए, दैट इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से। बट जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D है, उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वेंच हो जाता है, यानी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। इसलिए 3D में हम सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं। उसको निकालने का तरीका अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन होता है, जहां पे n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, और बोहर मैग्नेटॉन इज अ कांस्टेंट वैल्यू EH अपॉन 4 पाई MC, जिसकी वैल्यू 9.27 10 टू पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक। तो मैग्नेटिक मूवमेंट समझ में आ गई बच्चा? यस ओके, सर। अगली बात पढ़ते हैं बेटा। अगली इसकी प्रॉपर्टी है, हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं दे एक्ट एज अ वेरी गुड कैटलिस्ट, है ना बेटा?
जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे एक्ट एज वेरी गुड कैटलिस्ट। एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स acts as catalysts। ठीक, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। दे आर वेरी वेरी गुड कैटलिस्ट। आप ये देखो, हमने पढ़ा था हेबर प्रोसेस, तो हमने बोला N2 plus 3H2 in the presence of molybdenum, यानी आयरन विद molybdenum। ठीक, यानी यहां पे हेबर प्रोसेस में आयरन molybdenum यूज हो गया। ठीक है बेटा, निकल हजारों जगह पे आपने यूज किया है, प्लेटिनम बहुत जगह पे यूज करते हो, हाइड्रोजनेशन वगैरह में यूज करते हो ना बेटा, यानी रिडक्शन में निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम, ठीक, वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज किया आपने, इसमें कांटेक्ट प्रोसेस में वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज किया बेटा आपने। ठीक, ऐसे मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है, टू ब्रेक अप हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसी तरह से बेटे हमारे पास प्लेटिनम, रोडियम, ये सारे कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। सो कहने का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट्स एज गुड कैटलिस्ट। व्हाई दे आर गुड कैटलिस्ट? 3 वजह। देखो बेटे, वजह नंबर 1, सबसे पहली बात, दे प्रोवाइड लार्ज सर्फेस एरिया। दे प्रोवाइड अ लार्ज सर्फेस एरिया। एक तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सकती है। ठीक, गैसेस आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, उनको एक सरफेस मिल जाता है और जिससे कैटलाइज हो जाता है रिएक्शन। दूसरी बात, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से ये कई सारे इंटरमीडिएट बना सकते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में कई सारे इंटरमीडिएट बना सकते हैं। और तीसरी बात, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो वेरिएबल है ही है, इसमें कोई शक है नहीं। ठीक, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल भी तो है। अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी orbitals to form number of intermediates। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन लेके कई सारे इंटरमीडिएट बना सकते हैं। तो बेटा दे ऑल एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट एज दे कैन प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया जिसके ऊपर गैसेस कैन बी एब्जॉर्ब्ड। They have variable oxidation states, so many intermediates can be formed. They have availability of vacant d orbitals जिसमें इलेक्ट्रॉन लेकर के they can form many intermediates, and that is why they act as good catalyst। बोलो प्यारे बच्चों, फटाफट से बताओ, क्या ये समझ में आ गया कि कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों शो करते हैं भाई? Yes sir। Okay, so that is how they show catalytic activity। Transition elements are very good catalysts। ठीक, ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है कि भाई ये अच्छे कैटलिस्ट क्यों हैं, तो भैया इसके 3 रीजन तुम्हारे सामने मैंने लिख दिए थे। अब अगली बात, दे हैव गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। दे हैव great tendency to form complexes। बेटे इसके कॉम्प्लेक्स बनाने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी है। ठीक, दे हैव ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स मतलब अभी आप मॉर्निंग वाली क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो सारे डी ब्लॉक में मैक्सिमम उसमें कौन से यूज होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट के होते हैं। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस।
जबकि एस ब्लॉक इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, एस ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं बनाते कॉम्प्लेक्स ज्यादा, ठीक, ज्यादा क्या, बहुत ही कम, मिनिमम ऑफ देम, ठीक। डी ब्लॉक वाले ही कॉम्प्लेक्स बनाते, क्यों बनाते हैं? देखो बेटा, इसके भी 3 रीजन है। नंबर 1, स्मॉल साइजेस, साइज बहुत बड़े नहीं होते, साइज बहुत बड़े नहीं होते हैं, एक स्मॉल साइज ऑफ एटम्स और आयंस, स्मॉल साइज ऑफ एटम्स और आयंस, ठीक। दूसरी बात, हाई न्यूक्लियर चार्ज, इनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचते हैं, स्मॉल साइज की वजह से भी न्यूक्लियस पास होगा तो भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। पर मेन बात है अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ vacant d orbitals to form coordinate bonds, vacant d orbitals to form coordinate bonds, coordinate bond बनाने के लिए ऑर्बिटल खाली चाहिए भाई, तो इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, साइजेस भी बहुत बड़े नहीं होते हैं, स्मॉल ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, एंड दैट इज व्हाई ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। बोलो बेटे, समझ में आया व्हाई दे हैव ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस? यस सर। ओके, अगली बात है they can form alloys, they can form alloys। बेटा ये alloys बनाते, alloy समझते हैं, alloy मेटल और मेटल के मिक्सचर को alloy बोलते हैं। जितने भी alloy हैं, जैसे ब्रास, ठीक है जी, ब्रास इज एन alloy, ठीक, इस तरह के जितने भी alloy होते हैं, गन मेटल, सिल्वर मेटल, ठीक, इन सभी का स्टेनलेस स्टील, इट इज एन alloy। तो अलॉय जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को लेके ही बनते हैं बेटा, क्यों बेटा? क्योंकि इनके साइजेस सिमिलर हैं, तो एक के क्रिस्टल लैटिस में दूसरा आसानी से घुस सकता है भाई, ठीक। क्या है कि साइजेस आर सिमिलर, साइजेस आर सिमिलर, आपने पढ़ाई था ना बेटा, इसके साइज में ज्यादा फर्क नहीं है, तो वन can replace other in its crystal lattice, ठीक, sizes are similar, one can replace other in its crystal lattice, ठीक। जब साइजेस सेम होंगे तो एक चीज दूसरे से रिप्लेस हो जाएगी क्रिस्टल लैटिस में कि नहीं है भाई? जैसे अगर एक चीज ये है भाई, इसका लैटिस ये है, ठीक, कोई भी एक चीज है, से आयरन है, आयरन ऐसा है, अब बेटे मैंने क्या किया, इससे एक आयरन एटम निकाला और इसकी जगह बेटे मैंने क्या किया, यहां पे क्रोमियम डाल दिया, अभी साइज तो सेम ही था, तो इसके क्रिस्टल लैटिस में विदाउट एनी डिस्टॉर्शन दूसरी चीज आ गई, ठीक, और ये इवनली मिक्स भी हो जाएंगे, धीरे धीरे सारी जगह बराबर भी कर सकते हैं, इस वजह से दे कैन फॉर्म अलॉयज। तो अलॉयज बनाने का रीजन समझ में आ गया बेटा? तो अगर बोलेंगे कि ट्रांजिशन मेटल कैन फॉर्म अलॉयज, व्हाई? बिकॉज देयर साइजेस आर सेम, सो एक के क्रिस्टल लैटिस में दूसरा आसानी से उसको रिप्लेस कर सकता है। क्लियर? एंड द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, they can form interstitial compounds, बेटे ये interstitial compounds बना सकते हैं। Now what the hell is interstitial compounds? देखो बेटे, जब ये पैक करेंगे, जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैक करते हैं तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग
या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ऐसे वाले स्ट्रक्चर में रहते हैं। तो जब ऐसे वाले स्ट्रक्चर में रहेंगे तो कई सारे वॉइड्स रह जाएंगे बीच में। बोलो रहेंगे कि नहीं? खाली जगहें रह जाएंगी। उन खाली जगहों में छोटे छोटे एलिमेंट्स लाइक बोरोन, लाइक कार्बन, वो इसके अंदर घुस सकते हैं कि नहीं भाई? है ना? तो वो छोटे छोटे एलिमेंट जो होते हैं वो इसके अंदर घुस जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो आप बोलोगे जब कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट पैक करते हैं उसमें लॉट्स ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेसेस रहती हैं, वॉइड्स रहती हैं। उस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर छोटे छोटे एटम्स लाइक बोरोन, लाइक कार्बन, लाइक हाइड्रोजन, वो आसानी से उसके अंदर इंट्रैप हो जाते हैं। जब वो आसानी से उसके अंदर इंट्रैप हो जाते हैं, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इसी वजह से वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना लेते हैं। अब इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में क्या होता है बेटा? ये वेट तो इनका लाइट होता है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। दे आर लाइट इन वेट, लाइट इन वेट बट मोर इन स्ट्रेंथ। इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वेट लाइट होता है। ठीक जैसे बेटे आपने ओलंपिक्स में एक इवेंट देखा होगा कभी जिसको पेंटाथलन बोलते हैं, या डेकैथलन भी होती है एक, यानी 10 इवेंट्स इकट्ठे होने होते हैं। या पेंटाथलन में 5 इवेंट होते हैं, ठीक, डेकैथलन में 10 इवेंट होते हैं। उसमें बंदे ने भागना भी होता है, स्विमिंग भी करनी होती है, बोटिंग भी करनी होती है, साइकिलिंग भी करनी होती है, रेसिंग भी 3-4 तरह की होती है। ठीक, तो वो इकट्ठे सारे इवेंट को मिला के बोलते हैं। अब उसमें कभी देखना तो क्या होता है कि बंदा बाइसिकलिंग साइकिलिंग कर रहा है, साइकिलिंग करते करते अब उसको बोटिंग करनी है, तो पता क्या करता है? साइकिल से उतरता है, फटाफट साइकिल को कांधे में उठाता है और भागते हुए बोट की तरफ जाता है, साइकिल फेंकता बोट के अंदर बैठ जाता है। बेटे जो नॉर्मल साइकिल तुम चलाते हो, अगर उसको यहां उठाओगे तो प्रभु ऊपर उठा लेगा, isn't it? वो इतनी भारी होती है कि हम नहीं उठा सकते हैं, है ना? लेकिन वो कैसे उठा लेते स्पोर्ट्स बाइसिकल? क्योंकि बेटा स्पोर्ट्स बाइसिकल इज फॉर्म्ड अप ऑफ बोराइड्स एंड कार्बाइड्स, कार्बाइड्स टू बी वेरी प्रिसाइज टू बी यूज्ड, यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कार्बन वाले, जिसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में कार्बन जाती है। तो वो हार्ड बहुत होते हैं, स्ट्रेंथ बहुत होती है उनमें, लेकिन लाइट इन वेट होते हैं बेटा। दे हैव लाइट वेट बट स्ट्रेंथ इज मोर। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? इसी तरह से बैडमिंटन रैकेट होते हैं, आप अक्सर बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक, तो जो हम लोग यूज करते हैं वो तो काफी हैवी होते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल रैकेट्स होते हैं दे आर वेरी वेरी लाइट इन वेट। ठीक, अगेन कार्बाइड रैकेट्स। तो प्रोफेशनल रैकेट्स जो होते हैं कार्बाइड रैकेट होते हैं। भले ही बेटा ये आपके पास लॉन टेनिस के रैकेट हो, इवन देन यू कैन से लॉन टेनिस के, बैडमिंटन के रैकेट, ये सब कार्बाइड रैकेट्स होते हैं बेटा। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड लाइट इन वेट, बहुत बहुत स्ट्रेंथ वाले होते हैं, एंड ट्रांजिशन मेटल्स कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. देखो बेटे, इसके बाद जस्ट वी हैव वन मोर थिंग एंड दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज नहीं करवाऊंगा, ठीक, क्योंकि उसको समझाने के लिए आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा। ठीक, अभी नहीं करवाऊंगा। ठीक, पंचकुला वालों की कल की क्लास में हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और बाकी अगली क्लास में देख लेंगे अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे देखते हैं। ठीक है, तो अभी बेटे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये पढ़े हैं। उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो गई। ठीक, सारी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर है। अब सिर्फ हमारे पास क्या रह गया है? एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रह गया है, और बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टू कंपाउंड्स, दैट इज KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, खत्म चैप्टर। उसके बाद F ब्लॉक एलिमेंट्स का छोटा सा आधे घंटे का लेक्चर, क्योंकि उसमें मेजर जो था लेंथेनेड कंट्रैक्शन करवा चुका। ठीक, तो होपफुली 1 या 2 लेक्चर में दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। सो थैंक्स लॉट, मिलते हैं कल। Thank you, sir.